नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सरकार ने भी अपनी कमर को और कसना शुरू कर दिया है। आज सरकार की तरफ से, हालांकि शुरुआत में ही हमने आपको बताया था और अक्सर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते रहते हैं कि जब जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, पेंडेमिक आता है, तो धार्मिक जो प्रीचर्स हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका भी प्रचार करें कि किस तरीके से इसको काबू में पाया जा सकता है और क्या क्या हिदायतें बरतनी चाहिए। शायद ऐसा ही आज श्रीनगर के गुरुद्वारे में देखने को मिला। गुरुद्वारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के लिए अवेयर किया गया। काफ़ी सारी तादाद में लोगों ने टीके भी लगाए और लोगों ने अपने बयानात भी दिए कि आखिरकार ये क्यों ज़रूरी है। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर के उन्होंने भी विस्तार से बताया कि ये टीकाकरण इसलिए ज़रूरी है कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर टीकाकरण के बाद यानी दोनों डोज लगाने के बाद कोविड होता भी है तो इतना असर नहीं कर पाता है। हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। बच्चे और डर रहे हैं किस बात से आप डर रहे हैं? लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस। इतना डर मत दिखाई के चेहरे पे। बस हो गया चलिए, डरने की कोई बात नहीं। जी सर, मैं सबसे देखिए, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हर एक को वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन से बड़े सारे जो लोग बचे हैं, अगर किसी ने वैक्सीन लिया उसको अगर लग भी जाएगा कोरोना, खुदा ना खास्ता, उसको कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत कम चांसेस हैं और डेथ होने के बहुत कम चांसेस हैं। मेरी लोगों से यही अपील है, यही गुजारिश है कि वो वैक्सीन करें बगैर किसी हिचकिचाहट से, बगैर किसी डर से वो वैक्सीन कराए। हमने भी कराए, जहाँ ये डॉक्टर साहिबान हैं इन्होंने कराए, हमारे पैरामेडिक्स हैं उन्होंने कराए। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे बचाव है। और जो इसके बारे में गलत फैलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हमने अपनी जान बचानी है, दूसरों की जान बचानी है और इसको कोविड-19 को अगर हमने कंटेन करना है, ख़त्म करना है, वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। और वैक्सीन करने के बाद जो SOPs है वो तब भी मेंटेन करनी है। जिस तरह आप लोगों ने मास्क लगाया, हमने मास्क लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, वो वैक्सीन करने के बाद भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम अपने DC साहब जो श्रीनगर हैं उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं, SDM का उनका भी शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने हेल्थ की टीम यहाँ पर भेजकर हमारे जो यहाँ पे सिख बरादरी है, मुसलमान बरादरी है, कहा कि यहाँ पे वैक्सीन करना है क्योंकि वो कैंप लगाना है, वो ज़रूरी है। इसलिए हमने 2-4 दिन से अनाउंसमेंट कर रहे थे अपने गुरुद्वारा साहब में, जिसने भी ये वैक्सीन करना है आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। कितने लोग अभी तक यहाँ पर आए होंगे आपके अंदाजे से? आपने देखा नहीं, सुबह से लगभग 10 बजे से आपने देखा कितने, काफ़ी 50-60 बंदों से ये किया है वैक्सीन। जी, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम देखिए हमारी परसों बैसाखी थी, खालसा का जन्मदिन था, तो हमने ख़ास तौर पर अनाउंसमेंट पे ये बताया था कि जो अपने प्रिकॉशन ज़रूरी रखना, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र ज़रूरी करना है, ये इसका हमें ख्याल रखना है। आज भी देखिए आपने देखा जो भी लोग यहाँ पे आए बहुत उन्होंने बड़े डिस्टेंस के साथ अपना ये किया, मास्क लगाया हुआ था और ये सैनिटाइज़र करके अपने हाथों को रखा था और फिर अच्छे तरीके से वैक्सीन किया उन्होंने।
दर्शकों, दूसरी ओर बताते चले कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे कोविड-19 के चलते लगातार दबाव बढ़ता है और दबाव के चलते जो दूसरे मरीज होते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ तो डर के मारे, भय के मारे नहीं आते हैं और कुछ को आने नहीं दिया जाता है। लेकिन एक फार्मूला इख्तियार किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने। उस फार्मूले के मुताबिक हर एक डिपार्टमेंट रोज के मात्र 50-50 मरीजों को ओपीडी में जांच करेगा, उनकी जांच करेगा। इससे पहले ऐसा होता था कि कोविड-19 के चलते पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन गया था और जो दूसरी बीमारियों के मरीज थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मुझे लगता है कि इस फार्मूले को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए ताकि दूसरी बीमारी के लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे कोविड बढ़ रहा है तो हमारा जितना ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें ये होता है कि अगर इलेक्टिव सर्जरी करते हैं या ओपीडीज़ में रश है तो वो हमारा इंस्टीट्यूशन एक ट्रांसमिशन का ही हब बन जाएगा और सिस्टम पैरालाइज होने का डर बना रहेगा। एक इलेक्टिव सर्जरी आप सोचिए, कोई ऑपरेशन कराने आता है तो यहाँ पे एक प्रथा रही है कि 8-10 लोग उसके साथ अटेंडेंट आ जाते हैं। तो हमारे जो मुश्किल में हैं इस टाइम कोविड से पीड़ित, इंटेंसिव केयर जिनको चाहिए, वो कहीं उनसे हम चाहते नहीं कि कोई नज़र हटे या उनको कोई परेशानी हो। तो ये रिसोर्स सारा जो है डाइवर्ट किया जाएगा। अगर ये बढ़ जाता है काम तो सोच लिया गया है कि मंडे से हम ग्रेजुअली 50 मरीज़ ओपीडी में पर डिसिप्लिन, पर स्पेशलिटी हम बाय अपॉइंटमेंट देखेंगे। अपॉइंटमेंट से यहाँ रश नहीं पड़ेगा। रश पड़ने से हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बीमारी ना फैल जाए। हमारा सिस्टम, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और अंदर से ही जो इलाज कराने आया और वो यहाँ से बीमार होके गया, तो इसका साइंटिफिक सोच है मरीज़ों की और बीमारी को और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। ऐसे ही इलेक्टिव सर्जरीज़ हम कम कर रहे हैं, एमरजेंसी सर्जरी चलती रहेगी 100%। और कोई कैंसर के मरीज़ है, बीमारी उसमें उनमें बढ़नी नहीं चाहिए, उनकी भी सर्जरीज चलती रहे। अमूमन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रही है। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान पूरे SOPs को पूरा ख्याल में रखा जा रहा है, लेकिन ये शिकायतें थी कि बावे वाली माता काली के मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रही है। डॉक्टर राघव लंगर जो डिविजनल कमिश्नर है, उन्होंने अंशुल गर्ग जो डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर के दौरा किया और वहाँ पर समीक्षा की कि कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट तो नहीं किया जा रहा है, क्या मास्क पहने हुए लोग या फिर सैनिटाइजर हो रहा है कि नहीं। देखना चाह रहे थे कि हमारे जम्मू में कितनी साफ़ सफाई है। कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा उनका ये टोर था कि मंदिर है, नवरात्रे चल रहे हैं तो पूरे शहर को देखा जाए, और उन्होंने देखा पूरा शहर, एक एक जगह पे वो गए
और एक बहुत खूबसूरत मूव था। शहर उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक पाया। तो चलो हम लोगों की जेएमसी की पूरी कोशिश है कि हम लोग बेहतर परफॉर्म करें। हमारे लोग भी आजकल दिन रात काम कर रहे हैं। रमज़ान है और रमज़ान के साथ साथ आप देख लीजिए नवरात्रे हैं, तो हमारे लोगों का काम काफ़ी बढ़ गया है। पर ये लोग सब मुस्तैदी से, हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर, हमारे सैनिटेशन ऑफिसर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, सब लोग लगे हुए हैं काम पे। यूनिवर्सिटी में किसी तरह से किसी को भी हॉस्टल को खाली कराने की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में ये कहा जा रहा है, आधिकारिक तौर पर जो बयान आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उसका कारण ये भी है दर्शकों कि सेंट्रल लाइब्रेरी पूरी तरह से बंद है, यूनिवर्सिटी पहले से बंद है। जब सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स वहाँ बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। जब स्टूडेंट वहाँ बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बेहतर होता कि स्टूडेंट्स वो अपने घरों में जा सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जो अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, जो नेगेटिव हैं, वो जा सकते हैं। जी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मतलब मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो हैं उनको खाली करना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्वेच्छा से, अपनी वॉलंटरली वो जा रहे हैं और उनको अलाउ किया जा रहा है, अपने घरों में वो जा रहे हैं। लेकिन हॉस्टल को बंद करने का, हॉस्टल को खाली करवाने का कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। ये कहीं अगर मीडिया में आया है तो ये गलत रिपोर्टिंग है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। देखिए, जहाँ तक सेंट्रल लाइब्रेरी का सवाल है वो उसको तो अभी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का जो पीछे था माहौल उसमें हमें अब पूरी सैनिटाइजेशन करनी पड़ेगी लाइब्रेरी की, और सैनिटाइजेशन हॉस्टल्स की भी हम करेंगे। मतलब बारी बारी से हॉस्टल की कुछ हॉस्टल तो बिल्कुल खाली हैं, जैसे 1-2 हॉस्टल हैं वो खाली हैं, तो हम सैनिटाइजेशन करेंगे। लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ तक खोलने की बात है अभी तो उसको हम नहीं खोल पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनका तो सेंट्रल लाइब्रेरी में कम काम होता है। उनका अपना मटेरियल होता है, कोई डाटा कलेक्शन कर रहा है, कोई डाटा एनालिसिस कर रहा है, तो उनका काम जो है, या साइंस वालों का काम लैब में होता है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका काम तो अपने लेवल पे, उनके पास अगर डाटा है और अपना एक लैपटॉप है और इंटरनेट फैसिलिटी है तो उनकी रिसर्च जो है सफ़र नहीं करती है। साइंसेस वालों को थोड़ा सा लैब का रहता है, लेकिन चलो जब तक ये चीज़ें सारी नॉर्मल नहीं हो जाती तो इतनी देर वो और काम रिसर्च का कर सकते हैं, खाली लैब वर्क तो नहीं ना होता है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी तो अभी हम नहीं खोल पाएंगे, इसको तो बंद किया है क्योंकि हालात ऐसे हैं। अगर लाइब्रेरी खोलते हैं तो फिर और मांग आएगी, बाहर से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स वो भी कहते हैं, तो सेंट्रल लाइब्रेरी तो फ़िलहाल नहीं खोली जाएगी। लेकिन हॉस्टलों में पूरी फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए ना। दर्शकों, वहीं यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। जो यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर रहता है वो अंदर ही है, उनको दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि अगर हमारा कोई हॉस्पिटल में होता है तो हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी को आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत होती है तो आवश्यक वस्तुएं हासिल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, मैं डॉक्टर राकेश चिब जम्मू यूनिवर्सिटी से हूँ और जम्मू यूनिवर्सिटी एसोसिएशन नॉन टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान हूँ। तो जैसा कि हम रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स में रहना चाहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की 10 तारीख को ये वाक़या हुआ और 10 तारीख के बाद इमीडिएटली हमें शाम को ही पता चलता है कि हमें सुबह से हम कैंपस में जो है हमारी इन और आउट एंट्री जो है वो बंद है। तो उसके बाद ये
5-6-7 दिन तक ये ऐसा ही चलता रहा, जिसमें हम बीच में अथॉरिटी से मिले और हमने बताया कि इस बीच हमें जो है थोड़ा सा समय मिलना चाहिए था, ताकि जो हम ज़रूरी सामान की जो है चीज़ें जो है अपने घरों में ला सकें। और उसके बाद वैसे तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सबको यो भी जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं उनको फॉलो करना है, पर उसके साथ साथ ही मैं अपनी अथॉरिटी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई कहीं पे भी कुछ ऐसा डिसीजन लेने से पहले जो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको कॉन्फिडेंस में लेकर ताकि चीज़ों को इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि वो और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकें और जिससे कि लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, नुकसान होने के बजाय। दर्शकों, यूनिवर्सिटी के भीतर रहने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये कहना है कि वो तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके जा सकते हैं, लेकिन उनके पारिवारिक सदस्यों को अगर बाहर जाना हो तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पास इशू होने चाहिए, एटलीस्ट 1 सप्ताह का पास होना चाहिए ताकि वो बाहर आ जा सके। जहाँ तब तो सबसे बड़ी पहले उसी दिन रमज़ान शुरू हो गए, नवरात्रे शुरू हो गए, हमें बाहर जाना जे पास बनवाए जाके कह के मैं और चीफ साहब गए उधर जाके उनको कहा, उन्होंने हमें पास इशू किए, फिर उसमें से हम बाज़ार से सामान लाया, सारा ये किया। लेकिन अब हमने दोबारा इन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कहा है। हमने कल जाके वाइस चांसलर साहब को एक चिट्ठी दी है, उसमें लिखा है कि यूनिवर्सिटी जो है 30 तक बंद की जाए, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बंद है, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी बंद है। उसके साथ हमने डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी बंद की जाए, क्योंकि इस महामारी से बचा जा सके। ये पास के लिए भी हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है इनसे, तो अब इन्होंने कहा कि पास देंगे। चलो, इससे भी हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। हम तो अपना कार्ड दिखा लेंगे, फैमिली को पास दिया जाएगा 1 सप्ताह के लिए। वो बाहर जाना आना उस पास में वन टाइम एक दिन जाने के लिए ये मान गए। वो जो हमने 3-4 दिन निकाले हैं वो बिल्कुल जैसे जेल में बंद होते हैं ऐसे निकाले हैं। लेकिन फिर भी हमने प्रशासन से, इनसे आपके माध्यम से हमने इनको कहा, जिस दिन हमने इनको बोला एप्लीकेशन दी तो इन्होंने गेट डीसा को जब नेगेटिव केसेस गए तो उन्होंने ये गेट खोल दी। एम्प्लॉयज़ का ये भी कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी 30 अप्रैल तक बंद है, लिहाजा इसको भी 30 जम्मू यूनिवर्सिटी को भी 30 अप्रैल तक बंद करना चाहिए। जो पीछे अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो टेस्ट यूनिवर्सिटी में कोविड के टेस्ट कराए गए, उसमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स, कुछ एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव आए और बाद में उनका जब दोबारा हुआ तो वो सभी लोग नेगेटिव आए। तो मैं आपके माध्यम से हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ, पीछे भी मैंने कहा था हम हर बार कोऑपरेट करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन कुछ कैटेगरियाँ हमारी भुलाई जाती हैं तो उनको भी खतरा है, रिस्क। कोविड जो है वो बंदा देख के तो आता नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको भी ध्यान में रखा करें, उनके भी परिवार हैं। तो बेचारे पिछले बार भी उन्होंने ड्यूटी दी और इस बार भी रिस्क लेके वो ड्यूटियाँ दे रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि आज की डेट में तकरीबन हमारे जितने भी पॉजिटिव आए थे वो नेगेटिव आ चुके हैं, और या तो सभी को बुलाया जाए, जम्मू यूनिवर्सिटी में फंक्शनिंग अच्छी तरीके से चले, या तो कुछ लोगों को बुलाया जाता है। ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आज सब लोग आ जाएं यूनिवर्सिटी में, जैसे काम चलता था SOPs को फॉलो करें, जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें। तो या तो कुछ लोगों को बुला के ऐसे नहीं ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपके माध्यम से। दर्शकों, डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ के पारिवारिक सदस्य हैं उनके लिए कार्ड बनाए जाएंगे, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको सुनिश्चित किया। बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। मैं आज ही सुबह मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को एक निर्देश ही दिया है कि भाई जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए हम पास इशू करेंगे और उनको घर पहुंचाएंगे। ये नहीं है कि उनको हमारे पास आना है, हम अपने सिक्योरिटी स्टाफ को एंगेज करके सबके घरों में वीकली पासेस, जिसकी जो अवधि होगी वो 1 हफ्ता होगी, 1 हफ्ते का पास हम उनको देंगे, ताकि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो अपना आइडेंटिटी कार्ड है, वो तो पता है सबको कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के लिए पर्टिकुलरली हमने ये पासिस का प्रोविज़न किया है। आज
ही मतलब शाम तक हम सभी घरों में पासेस पहुंच जाएंगे जो हफ्ते के लिए वैलिड होंगे, और उसके बाद दोबारा एक पास इशू हो सकता है 1 हफ्ते की या 15 दिन की अवधि का। तो उनकी सहूलत को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव हमने लिया है। उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी बाहर जाने में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे, आपके माध्यम से भी ये ज़रूर कहेंगे कि भाई ज़रूरत हो जब तभी बाहर जाना है। ऐसा नहीं है कि अब बाहर गए हैं तो मार्केट में ही घूम रहे हैं और फिर आ रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप तो रिस्क में होते हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे। तो ये तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी एम्प्लॉइज़ को कि भाई जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, दवाई लेनी है, सब्जियां लेनी हैं, कुछ और जो डेली नीड्स की हैं चीज़ें उनको ख़रीदना है तो ख़रीदिए, बट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वापस आ जाइए। दर्शकों, लास्ट टाइम 2020 की बात कर रहा हूँ, जैसे कोविड-19 शुरू हुआ था, पीक पर भी था, उस दौरान जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ी एग्रेशन में आकर के सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू किया था। वार्ड स्तर पर, बाजार स्तर पर और हर वर्ग को सैनिटाइज किया जा रहा है, यानी हर सेक्शन को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बार लोगों का शिकायत है कि कहीं ना कहीं नगर निगम भी लापरवाही बरत रहा है, सैनिटाइजेशन के प्रोसेस को शुरू नहीं कर रहा है। काफ़ी लोगों के जो केसेस हैं जो निकल रहे हैं दिन ब दिन, डे बाय डे बाहर निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए था कि जो इनके पास सैनिटाइज मशीन्स थी, जो ये उस टाइम पे जब हमारे यहाँ पे कोरोना आया था JNK के अंदर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मशीनें लाई थी, तब टेक्नोलॉजीज लाई थी, तब मार्केट बंद होती थी तो ये रूटीन में सैनिटाइज करते थे। अब देखिए मार्केट खुली है, अब इनका काम था कि उस मशीनों को दोबारा निकाला जाए और मार्केट के अंदर सैनिटाइज होना चाहिए प्रॉपर वे में, और हर एक गलियों में, हर एक जगह पे एक सैनिटाइज होना चाहिए, जिसके कारण लोगों को एक सेफ्टी मिले। और सर सिर्फ कॉरपोरेशन सिर्फ मुझे लगता है कि अपने सिर्फ चैम्बर में बैठ के काम करती है। हमने देखा कि 2020 में कोरोना शुरू हुआ तो यानी कॉरपोरेशन बड़ा हरकत में था, गलियों को की सैनिटेशन हो रही थी, साफ़ सफाई हो रही थी। मगर इस वक्त ये जो दूसरी लहर जो कि गवर्नमेंट कह रही है बड़ी खतरनाक लहर है, इस लहर में अभी तक कॉरपोरेशन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं दिख रही। सिर्फ चैम्बर में अपने हाउस में बैठ के ये बातें करते हैं। कोई भी टनल नहीं है, कोई भी कुछ नहीं इन्होंने बनाया हुआ, ना ही कोई सैनिटेशन की जा रही है। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉरपोरेशन को, एटलीस्ट अपने कॉरपोरेटर को, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 10 का एक निवासी हूँ, मैं अपने कॉरपोरेटर की एक रिक्वेस्ट करता हूँ। दर्शकों, आज मौलाना आज़ाद, यानी आज NDA का एग्ज़ाम था, हमारी टीम ने मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज में जाकर के देखा, उस NDA के एग्ज़ाम में सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अक्सर इस बात को उजागर करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वो अपने लिए ज़रूरी है। इस बीमारी से अगर लड़ना है, इस बीमारी से बचना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ हम ही नहीं, प्रधानमंत्री भी और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सब ये आपको आग्रह करती हैं, आपसे रिक्वेस्ट करती हैं, गुजारिश करती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। दूसरी ओर जो आयोजक हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उनको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि समय से पहले बच्चे आएँ और एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग में एग्ज़ाम दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खूब धज्जियाँ उड़ी।
खतरनाक तो है ये, तो कराना चाहिए, प्रशासन को कराना चाहिए ना। उनको जो परीक्षा ले रहे हैं उसी हिसाब से बंदोबस्त भी करना चाहिए उसका। बाकी मास्क वगैरह तो लगा हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं है। सोशल डिस्टेंस तो बहुत ज़रूरी है, वो तो सरकार भी बोलती है, सब बोलते हैं, तो सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस रखेंगे तभी तो हम बचेंगे ना। हम भी बचेंगे, अपने आपको बचाएंगे, दूसरे को भी बचाएंगे। वो तो सबको लेके जाएगा, एक बंदा होगा तो सबको लेके जाएगा। कोई नहीं किया जा रहा है ऐसे। मास्क तो पहना हुआ है लेकिन डिस्टेंसिंग नहीं है, और डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वगैरह, तो मास्क वगैरह ज़रूरी है, ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, यहाँ पर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, तो साथ में मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, तो साथ में जो है कि लोगों को ज़्यादा क्राउड में नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखें। दर्शकों, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है और हम अपनी विरासत को संभाल के नहीं रख पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुबारक मंडी परिसर हो या बाकी बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं, विरासत है हमारी, जिनको संभाल के हम रखने में नाकाम रहे हैं। हमने डोगरा सदर सभा के चीफ गुलचैन सिंह चाड़क से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तबाह होता गया, हाथों से निकलता गया। उन्होंने कहा कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो हल्की हवा से गिर जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हेरिटेज डे मनाना क्यों शुरू किया? ये 18 अप्रैल 1983 को यूनेस्को की तरफ से ये एक प्रयास शुरू हुआ था कि हमारी धरोहर, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा हेरिटेज, इसको बचाना कितना ज़रूरी है। और ये हमारी तारीख़ है, यानी चाहे वो हेरिटेज बिल्डिंग्स हों, चाहे यहाँ कल्चर की बात हो, चाहे यहाँ सभ्यता की बात हो, संस्कृति की बात हो, ये हमारा हेरिटेज है, हमारी रूट्स हैं, इसको रखना बड़ा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है 47 के बाद किस किस्म के हालात यहाँ रहे। उसके पहले जो वक्त था वो था डोगरा रूल का, जो 101 साल यहाँ के डोगरा महाराजाओं ने राज किया। उस वक़्त की कितनी गज़ब की यहाँ पर इमारतें बनी हैं, तारीख़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो हमारी जिंदा जागती तारीख़ है। उसको नेगलेक्ट किया गया और आज उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारा समाज वो पेड़ बन गया जो बग़ैर जड़ों के होता है। रघुनाथ बाजार के फॉर्मर प्रेसिडेंट बलदेव खुल्लर से भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी मलाल जाहिर किया। उनका भी कहना है कि मुबारक मंडी अगर नहीं बनेगी तो ये बाज़ार पूरे तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिनकी रेनोवेशन एक लंबे समय से चल रही है। 2009 से मुबारक मंडी परिसर की मरम्मत चल रही है, लेकिन अभी तक भी संतोषजनक काम वहाँ पर नहीं हो पाया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे की सबको पहले तो मुबारक है, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए समझ आती है कि चलो कुछ के कहीं जगह पे विलम्ब हुआ हो। अगर आप जम्मू की जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें विशेष तौर पर मुबारक मंडी को देखा जाए, तो वो पिछले 2009 की बात है, जब हमने बहुत ज़्यादा शोर भी किया था, सब कुछ किया था और अपना सहयोग भी दिया था कि जितनी जल्दी हो सके मुबारक मंडी को कंप्लीट किया जाए, ताकि जम्मू के अंदर आज जो व्यापार की स्थिति है, ट्रेनें सारी चली गई हैं कटरा की तरफ, और आप देखिए एक रिंग रोड नहीं, वो तो हम तो समझते हैं एक लक्ष्मण रेखा बन रही है, जो आप विजयपुर से लेके तो कटरा की तरफ जा रही है। तो जम्मू बिल्कुल कटअप होता जा रहा है। इन चीज़ों को देखे मद्देनज़र रखें, इतनी जल्दी ज़रूरत है मुबारक मंडी और हमारे जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको बनाने की। लेकिन आज मुबारक मंडी की हालात देखिए, जितना हम सोचते थे कि उतनी कल्पना कर रहे थे कि उतना बन जाएगा, लेकिन हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि गवर्नमेंट की ढीली नीति जो है, उस वजह से मुबारक मंडी जो कम्प्लेक्स है वो आस्ता गिरता जा रहा है। बड़े ऐसी जगह हैं जो अगर आप देखें तो काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। आज हेरिटेज बना होता, टूरिज़्म जम्मू के अंदर आया होता, तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ना था।
तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।